नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हमारा जो सीरीज चल रहा था सिलेक्शन सीरीज, इससे पहले हमने जनरल एग्रीकल्चर को समाप्त किया है, तो वो सीरीज भी आप जाके देख सकते हैं। ये सिलेक्शन सीरीज चल रहा है और एग्रोनॉमी हम इसमें कंप्लीट कवर कराएंगे। कंप्लीट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे और ये पेड क्लासेस की तरह है। इसे आप ऐसे मत समझिएगा कि यूट्यूब की क्लासेज है और फ्री मिल रहा है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। इसे पेड क्लासेस के लिए समझकर नोट्स बनानी है और उसके साथ साथ संडे टू संडे रिवीजन करते रहना है। क्योंकि आप अपनी तैयारी के लिए खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे तो दूसरा कोई नहीं है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला। हमने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मीटर डिलीवर कर दिया। अब आपके ऊपर है कि आप उस डिलीवर किए हुए मीटर को कितना यूटिलाइज करते हैं। आज का क्लास हमारा एग्रोनॉमी का है, स्पेशल क्लासिफिकेशन है। इससे पहले क्लासिफिकेशन जो भी हुई है 3 वीडियोज़ में, हमने कंप्लीट क्लासिफिकेशन को देखा है। ये क्लासिफिकेशन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ क्लासिफिकेशन हमारा रह गया है, जिसमें से स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोजेनी, जिसे लाइफ साइकिल, जिसे लाइफ स्पेन के आधार पे हम पढ़ते हैं कि प्लांट के जो जीवन अवधि होते हैं, प्लांट के जो जीवन काल होते हैं, उसके आधार पे हम प्लांट के कितने भागों में प्लांट को कितने भागों में बांट देते हैं और उसको हम कैसे समझते हैं। ये कंप्लीट डिस्कशन इस वाले सेशन में हम करने वाले हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपको एग्रो पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सीरीज में हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप को समझेंगे और उसके साथ साथ स्पेशल क्लासिफिकेशन को भी समझेंगे। किस पर्सपेक्टिव से क्लासिफिकेशन को बांटा गया ये भी देखेंगे और उसके साथ साथ जो स्पेशल प्रैक्टिस है क्लासिफिकेशन का और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, टच करते हुए चलेंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की क्लास की तरह है, ये पेड क्लासेस की तरह है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जितने लोग भी देखते हैं, चाहे वो 1% क्यों ना देख रहा है, चाहे 2 लोगों क्यों नहीं देख रहे, हालांकि 200-400 लोग देख लेते हैं, तो जितने लोग भी देखते हैं मैं समझता हूँ कि वो हमारे स्टूडेंट है, हमारे भाई है, जिनको हम एक तरीके से गाइड कर रहे हैं, एक तरीके से हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देकर उनको तैयारी को मजबूत करा रहे हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप इस कंटेंट को किस तरह से देख रहे हैं। डिलीवर करने का तरीका, डिलीवर करने का जो वे है, कंटेंट का जो भी मतलब जो भी कंटेंट है उसके बेसिस पे आप आकलन लगा सकते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। जो भी फीडबैक है, जैसे निगेटिव फीडबैक है तो निगेटिव फीडबैक दीजिए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। आपको लगता है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट, इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, देन आप वो भी चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका दिया हुआ फीडबैक, आपका बताया हुआ कमेंट, आपका बताया हुआ सजेशन अगर जेन्युइन लगता है तो उसे अप्लाई जरूर किया जाए। फिलहाल हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को एक एक टॉपिक को क्लिस्टर क्लियर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लासेस में देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो परेशान आपको नहीं होना है। जो स्टूडेंट हिंदी में मीडियम का है वो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, जो इंग्लिश मीडियम है तो उनको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाएगा। बोला दोनों हिंदी में ही जाएगा और समझाया भी हिंदी में ही जाएगा। अमूमन जो तरीके होते हैं समझाने का वो हिंदी में ही होता है, कंटेंट इंग्लिश में लिखा होता है। इससे होता क्या है कि हमें कोई चीज़ आइडेंटिफाई करना, समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी जो समझते हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हालांकि हम ये दोनों कह सकते हैं कि दोनों लैंग्वेज अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लिस्टर क्लियर करते हुए चलते हैं। आज का क्लासिफिकेशन हमारा रहता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन्टोजेनी या फिर लाइफ स्पेन के बेसिस पे। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है? ऑन्टोजेनी का मतलब होता है कि किस प्लांट की जीवन अवधि कितना है। उसके बेसिस पे हम 3 प्रकार के प्लांट को 3 क्लासेस में बांट देते हैं। 3 प्रकार के प्लांट नहीं कह सकते हम, 3 प्रकार की क्लासेस कह सकते हैं। पहला क्लासेस एनुअल, जिसे 1 वर्षीय कहते हैं। दूसरा बाइन्युअल, जिसे 2 वर्षीय कहते हैं। पेरेनियल, जिसे हम बहुवर्षीय कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल को, इस टॉपिक को समझेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप समझ सकते हैं। एनुअल डेट मीन्स 1 साल में वो अपना वेजिटेटिव पार्ट ग्रो कर लेगा। अब इससे पहले थोड़ा सा आपको प्लांट के ग्रोइंग पीरियड को हम समझाते हैं। ग्रोइंग पीरियड का मतलब है कि कोई प्लांट को जब हम सीड लगाते हैं, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन होने के बाद धीरे धीरे अलग अलग अवस्था होती है। ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे, जब ग्रोथ पीरियड को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर किया जाएगा। यहाँ पे आप समझिए कि कोई भी सीड जब हम मतलब सोइंग करते हैं, देन वो जर्मिनेट होता है। तो जर्मिनेट होता है तो उसमें 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट।
वेजिटेटिव पार्ट वो अवस्था होता है जहाँ पे प्लांट अपने वेजिटेटिव पोर्शन को ग्रो करता है, जैसे स्टेम ग्रो करता है, जैसे उसमें हम कह सकते हैं कि लीफ ग्रो करता है। ये सारा भाग वेजिटेटिव पार्ट होता है, वो अपने जितने भी स्टेम वगैरह हो गया, लीफ हो गया, ग्रो करता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब होता है कि अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्रो करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जैसे पोलन डेवलप करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्टिग्मा डेवलप करता है, जिससे उसका पोलिनेशन, जिससे उसका फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया हो, और ये प्रक्रिया होकर फिर दूसरे प्लांट का निर्माण करे या फिर सीड का निर्माण करे, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। वैसे प्लांट जिसका वेजिटेटिव पार्ट, जिसका ग्रोइंग पीरियड, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ एक सीजन के अंदर में कंप्लीट होता है, याद रखिएगा इस बात को, सिर्फ एक सीजन के अंदर में कंप्लीट होता है, उसे हम एनुअल क्रॉप कहते हैं। एक सीजन, ना कि एक साल, क्योंकि एक साल के अंदर में 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी, जायद। तो एक सीजन के अंदर में अगर कोई प्लांट अपना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ग्रो कर लेती है, उसे हम एनुअल क्रॉप के नाम से जानते हैं। इट इज क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। बाइनियल, बाइनियल का मतलब होता है कि वेजिटेटिव पार्ट एक सीजन में ग्रो करता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 सीजन में ग्रो करता है, मतलब अगले सीजन में ग्रो करता है। तो ये 2 सीजन हो गए। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या इसका तरीका है, ये हम समझेंगे। फिलहाल अभी बेसिक मजबूत करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब होता है कि कोई प्लांट है जो अपना वेजिटेटिव पार्ट पहला सीजन में ग्रो कर लिया, रिप्रोडक्टिव पार्ट 2 सीजन लगा दिया, यानी कि 3 सीजन हो गया। तो मोर देन 2 सीजन जो लेता है, 1 साल ले लिया, 2 साल ले लिया, 5 साल ले लिया, अमूमन जितने भी प्लांटेशन क्रॉप होते हैं सारे पेरिनियल क्रॉप होते हैं। क्लियर है? तो फिर से एनुअल क्रॉप जो सिर्फ अपना वेजिटेटिव पार्ट एक सीजन में ग्रो करेगा, बाइनियल क्रॉप जो अपना वेजिटेटिव पार्ट 2 सीजन में ग्रो करेगा, पेरिनियल क्रॉप जो मोर देन 2 सीजन लगाएगा, उससे ज्यादा साल भी लगा सकता है। जितने भी प्लांटेशन क्रॉप होते हैं वो पेरिनियल क्रॉप होते हैं। ये पोर्शन हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल के बेसिस पे हो गया। अब फिर आते हैं अपने परिभाषा और लिखी हुई डॉक्यूमेंट्री लैंग्वेज पे। लिखा हुआ है कि सीड टू सीड कंप्लीट जो होता है उसे ग्रोइंग सीजन या ग्रोइंग ईयर कहते हैं। मतलब सीड से लेकर सीड का बनना क्या कहलाता है, ग्रोइंग पीरियड कहलाता है, ग्रोइंग ईयर कहलाता है। जैसे अभी हमने बात किया कि जैसे हम सोइंग करते हैं, जर्मिनेट करेगा, फिर मैच्योर होगा, मैच्योर होगा तो वेजिटेटिव पार्ट ग्रो होगा, फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्रो होगा, देन उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें पोलिनेशन होगा, फिर एक सीड का निर्माण करेगा। तो सीड से लेकर सीड बढ़ने की प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, तो उसके ग्रोइंग सीजन या ग्रोइंग ईयर कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये सीड टू सीड जो कंप्लीट करेगा एक सीजन में ही कंप्लीट कर लेगा, यानी कि सीड टू सीड कंप्लीट सिंगल ग्रोइंग सीजन, उसको हम क्या कहेंगे, ईयर कह देते हैं। लेकिन याद रखेंगे ईयर को हम थोड़ा सा यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, हटाते हैं उसको। सिर्फ अभी आप समझिए कि एक मौसम में, एक ऋतु में, एक सीजन में सिर्फ अपना वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट ग्रो किया, और सीड का फॉर्मेशन जब हमने सीड लगाया था उस समय से लेकर सीड का फॉर्मेशन हमें दे दिया, डेट मीन्स वो क्या हो गया, एनुअल क्रॉप हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब एनुअल क्रॉप की एग्जांपल में याद रखिएगा, जितने भी फाइबर्स वाले क्रॉप होते हैं वो सारे एनुअल होते हैं। जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, बाजरा हो गया जिसे परमिलेट कहते हैं, पल्सेस हो गया, वाइल्ड सीड हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, हालांकि इसी के अंदर आएगा। तो ये सारा और एनुअल क्रॉप के अंदर में आता है, इस बात को याद रखिए। यहाँ पे आपके लिए तमाम वो एग्जाम्पल है जो एग्जाम परस्पेक्टिव से पूछा जा सकता है। हमने क्लासिफिकेशन में इसकी बोटनिकल नेम के बारे में भी लिखाया था, तो हर एक क्रॉप का बोटनिकल नेम आनी ही चाहिए। देखो हम सब एग्रीकल्चर वाले हैं, तो 12वीं एग्रीकल्चर से, जिन्होंने 12वीं नहीं की वो ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से। तो 4 साल में तो हमें राइस का बोटनिकल नेम, ओरिजा सटाइवा मेज का, जिया मेज, ये सब हमें याद हो ही जाता है। उस केसेस में थोड़ी बहुत हमें जो डिफिकल्ट वाला क्रॉप है उसका क्रोमोसोम नंबर, बोटनिकल नेम, ओरिजिन प्लेस याद रखेंगे, जो हमने पिछली क्लासेस में बात कर ली है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर देखिएगा जरूर। यहाँ पे एग्जाम्पल में राइस हो गया, मेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, सोरगम हो गया, सोयाबीन हो गया, काउपी हो गया, उसके बाद हमारे पास स्वीट पोटैटो हो गया, कॉटन हो गया, टोमेटो हो गया, बी हो गया, वाटरमेलन हो गया, व्हीट हो गया, ल्यूटस हो गया, पी, ग्राउंडनट, कसावा, ग्रीन ग्राम, वेजिटेटिव। तमाम वो एग्जाम्पल जो आपको चाहिए होगा वो मैंने एक ही स्लाइड में ड्रॉ कर दी। हिंदी में चावल, मक्का, सरसों, ज्वार, सोयाबीन, लोबिया, शकरकंद, कपास, टमाटर, बीन्स, तरबूज, और उसके साथ साथ गेहूँ, सलाद, उसके बाद हम बात करें तो मटर, मूंगफली, कसावा, हरी सब्जी इत्यादि। डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एनुअल हो जाएगा। अब अपने फील्ड में हम सब फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम जब भी खेत में जाते हैं तो जितने भी क्रॉप हम जैसे लगाते हैं, जैसे जो मार्जिनल किसान होता है, स्मॉल किसान होते हैं। मार्जिनल मतलब जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है, स्मॉल फार्मर मतलब जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जमीन है।
तो वैसे किसान हम सब उन्हीं के अंदर में आते हैं। तो वैसे किसान हमारे पास 85% पॉपुलेशन वैसे किसान का है। तो जितने भी क्रॉप लगाते हैं एनुअल लगाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बाइनियल नहीं लगाएंगे, पेरिनियल नहीं लगाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो क्रॉप होते हैं वो एनुअल होते हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया एनुअल का। आते हैं बाइनियल की तरफ। बाइनियल का मतलब होता है कि अपना वेजिटेटिव पार्ट एक सीजन में ग्रो करता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट एक सीजन में ग्रो करता है। टोटल मिला के हमारे पास 2 सीजन हो गया। इसको हम कहेंगे बाइनियल क्रॉप। यानी कि सीड टू सीड कंप्लीट करेगा कितने, 2 सीजन में, 2 ग्रोइंग सीजन में। उसे हम क्या कहेंगे, बाइनियल क्रॉप कहेंगे या द्विवर्षीय फसल कहेंगे। हिंदी में किसी भी ऋतु या बीज से बीज बनने का जो प्रक्रिया है, अगर वो 2 सीजन में पूरा करता है, दैट मीन्स वो बाइनियल क्रॉप हो जाएगा। जैसे ऑनियन हो गया, स्वीट कोव हो गया, जितने भी कोल्स क्रॉप होते हैं वो बाइनियल होते हैं। अब आपसे पूछे कि ऑनियन, चलो ठीक है बाइनियल क्रॉप है, लेकिन सीड टू सीड हमें कल्टीवेशन करना है, तब क्या करना है, सीड टू सीड कल्टीवेशन करना है। तो आप उसको मैच्योरिटी के स्टेज पे, आप उसे कड के पार्ट पे उसे यूज कर रहे हो, उसको बल्ब के भाग पे यूज कर रहे हो खाने के लिए, वो सीड टू सीड बना ही नहीं है, तो अपना लाइफ साइकिल वो कंप्लीट नहीं किया। जब लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसका सीजन कहाँ से ग्रो होगा। तो हम कह सकते हैं ऑनियन जो है, बल्ब के लिए अगर आपको कल्टीवेशन करना है, उससे क्या चाहिए, उससे आपको जो बल्ब चाहिए, प्याज का जो बल्ब होता है, कंद होता है, वो आपको अगर चाहिए तो वो एनुअल हो जाएगा। लेकिन अगर हम सीड के लिए करेंगे, दैट मीन्स वो बाइनियल क्रॉप हो जाएगा। इस बात को हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कैसा है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सेप्शन यानी कि अपवाद वाला है। हम पढ़ते हैं ना, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, अपवाद हर जगह होते हैं। तो हर जगह में एक जगह ये भी है। तो इस बात को थोड़ी सी हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब इसके अंदर में कौन कौन सी क्रॉप आएंगे उसको थोड़ा सा हम नजर मार लेते हैं। जैसे कि बीट रूट, कैबेज हो गया, उसके बाद कैरेट हो गया, उसके बाद ऑनियन हो गया, उसके बाद शुगर केन हो गया, उसके बाद शुगर बीट हो गया। हालांकि शुगर केन को हम पेरिनियल क्रॉप में भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल लगा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये बाइनियल क्रॉप्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है पेरिनियल क्रॉप्स, ठीक है। पेरिनियल क्रॉप का मतलब होता है सीड टू सीड कंप्लीट कर रहा है 2 ग्रोइंग से ज्यादा सीजन में, साल में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। अमूमन जितने भी हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप होते हैं वो सब पेरिनियल क्रॉप होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप आर ऑल प्लांटेशन क्रॉप आर्स पेरिनियल क्रॉप। जितने भी हमारे पास जो प्लांटेशन क्रॉप है वो सब क्या होगा, तो पेरिनियल होगा। तो याद रखिएगा कि वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट, इन दोनों को ग्रो होने में कम से कम 2 सीजन लग रहा, 2 सीजन से ज्यादा लग रहा, सॉरी फॉर डेट, 2 सीजन से ज्यादा लग रहा, उसको हम कहेंगे पेरिनियल क्रॉप। जैसे कि शुगर केन, जैसे कि व्हाइट क्लोव, अल्फा अल्फा, प्लांटेशन। अब आपके मन में आएगा कि सर अभी आपने शुगर केन 2-2 बार बता दिया। अब देखो शुगर केन अगर हम बात करें तो इसे हम किस में रखेंगे, इसी में रखेंगे। इस बात को याद रखिएगा, किस में रखेंगे, तो इसी में रखेंगे, पेरिनियल क्रॉप में। आप शुगर केन आए तो पेरिनियल क्रॉप समझिएगा। अब पेरिनियल क्रॉप के और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो नेपियर ग्रासेस, जिसे हम युगंडा ग्रासेस के नाम से जानते हैं, कोकोनट, बनाना, मैंगो, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं, ये सब पेरिनियल क्रॉप के अंदर में ही आता है। अब आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन। अब एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश दिखे तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं होना है कि विचलित हो गया कि क्या इंग्लिश आ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी, देखो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स है हमारे कंटेंट में, लेकिन आपको थोड़ी समझनी होगी कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अंग्रेजी बन जाओ, इतना इंग्लिश आ जाओ, आता तो मेरे को भी नहीं है उतना इंग्लिश, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बाकी हिंदी से पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत हम समझेंगे, अदरवाइज हम दोनों मीडियम में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सर आपको अगर हिंदी नहीं आता इसलिए आपने बोला, इसका मतलब कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन के आधार पे उस क्रॉप का क्लासिफिकेशन करना। किसके आधार पे, सीजन के आधार पे उस क्रॉप का क्लासिफिकेशन करना। पहला खरीफ क्रॉप, दूसरा रबी क्रॉप, तीसरा जायद क्रॉप। एक चीज याद रखिएगा, रबी, जायद और खरीफ, ये जो क्रॉप है ना, ये मतलब ये जो लैंग्वेज आपको दिखाई दे रहा है, ये अरेबिक लैंग्वेज से लिया हुआ है। कौन सा लैंग्वेज है, जिसे अरबी भाषा कह देते हैं, तो अरेबिक लैंग्वेज से लिया हुआ। अरेबिक लैंग्वेज से लिया हुआ 2 शब्द हमेशा याद रखिएगा। पहला पहला क्या हो जाएगा जी, तो पहला मानसून हो जाएगा, दूसरा खरीफ, रबी, जायद, ये जो तीनों सीजन होता है ये अरेबिक भाषा से लिया गया है। क्या मतलब होता है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो ये सीजन ऑफ इंडिया है, जो हमारे पास 4 प्रकार के सीजन ऑफ इंडिया के रूप में हम जानते हैं। पहला रबी, खरीफ, जायद। अब देखो एक चीज याद करो, जब हमने स्टार्टिंग में करवाया था तो क्रॉप ईयर,
आपको हमने क्रॉप मतलब एग्रीकल्चर ईयर, एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर ये बताया था हमने, फाइनेंशियल ईयर बताया था हमने आपको। तो अगर आपने मेरी क्लास थोड़ी सी भी देखी है आपने पीछे का, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्रॉपिंग ईयर, एग्रीकल्चर ईयर, क्रॉप ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं। इससे हमें पता लगेगा कि हमारा लगाया हुआ जो एफर्ट है आपके काम का, मतलब आपके काम में यूज हो पा रहा है। आइए सीजन को समझते हैं। सबसे पहला खरीफ। खरीफ जो शब्द है ये अरेबिक वर्ड से, खरीफ ही नहीं बल्कि रबी, जायद, जितने भी शब्द है ये अरबी भाषा जिसे हम कहते हैं अरेबिक लैंग्वेज से लिया गया। मानसून भी अरेबिक लैंग्वेज से लिया हुआ है। इसका मतलब ये बात समझिएगा, खरीफ का मतलब होता है ऑटम सीजन। क्या होता है? शरद ऋतु से जिसे हम कहते हैं। इसमें याद रखना है कि सोइंग कब करेंगे तो जून जुलाई में करेंगे, हार्वेस्टिंग कब करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में करते हैं। काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो इस सीजन में, देखो इसको हम मानसून सीजन के नाम से जानते हैं, इस बात को भी ऐड कर लीजिएगा। अच्छा लिखा हुआ भी है कि एज अ मानसून सीजन, और इसे ऑटम सीजन के नाम से भी जानते हैं, मानसून फसल और शरद ऋतु के रूप में भी जानते हैं। सोइंग और हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। मतलब हमने जो सीजन बांटा है उसके अंदर जो हम क्रॉप लगाएंगे उसका सोइंग कब करेंगे तो हम करेंगे जून से जुलाई के। कब करेंगे? जून और जुलाई में करेंगे इसका सोइंग। हो सकता है कि आप 10 जून को कर रहे हैं, हम 5 जुलाई को किया हमने, तो जून से जुलाई के बीच में आप सोइंग कर सकते हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट में थोड़ी बहुत लेट वैरायटी, थोड़ी बहुत अर्ली वैरायटी यूज होता है। तो एक रेशियो रख दिया गया कि इस बीच में आप कर सकते हैं, इन बिटवीन। उसके बाद हार्वेस्टिंग अगर करना है तो अक्टूबर नवंबर, कई बार कई बुक में सितंबर से नवंबर या सितंबर अक्टूबर लिखा होगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये अनुमान जरूर लगाना है कि जो क्रॉप है एटलीस्ट एक क्रॉप को ग्रो होने के लिए, अगर मतलब जैसे करीब क्रॉप है तो 90 से 120 दिन लगता ही है, तो वहां से हम एडिशन कर लेंगे। हो सकता है वो एडिशन अगस्त में आगे खत्म हो जाए, हो सकता है वो एडिशन नवंबर में आगे खत्म हो जाए। आपको परेशान नहीं होना, आपको ये समझना है कि सोइंग कब करेंगे, हार्वेस्टिंग कब करेंगे। अब इस खरीफ सीजन का रिक्वायरमेंट पूछा जा रहा है कि आखिर इस खरीफ सीजन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो कोई भी सीजन है उसका कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगा। अब जो सीजन है, जिस तरह का क्लाइमेट, जिस तरह का वेदर होगा, वही उस क्रॉप के लिए सुटेबल है, तो वही उसका रिक्वायरमेंट होगा। अब मानसून सीजन है, इस समय थोड़ी सीजन क्या होती है, थोड़ी सी हमें वार्म सीजन यानी कि गर्मी सीजन होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो क्रॉप ग्रो हम करते हैं, ये क्रॉप का रिक्वायरमेंट होता है वार्म या ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड क्यों कहा हमने? क्योंकि ह्यूमिड का मतलब, देखो जब ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि ह्यूमिड का मतलब क्या होता है। हम वहाँ पे बताएँगे एरिड का मतलब क्या होता है, हम वहाँ पे बताएँगे सेमी एरिड का मतलब क्या होता है, हम वहाँ पे बताएँगे सब ह्यूमिड का मतलब क्या होता है। ये एक रीजन्स है जहाँ पे बाँट दिया गया है, ये एक क्लाइमेट है जिस रीजन को बाँट दिया गया है कि यहाँ पे इतना रेनफॉल होता है तो इसको हम ये कहते हैं, यहाँ पे इतना रेनफॉल होता है तो हम ये कहते हैं। उस तरह से ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब होता है कि अगर इंडिया का जो रेनफॉल है उससे भी ज़्यादा हो जाए, मतलब इंडिया का जो एक एवरेज रेनफॉल है, हमारे पास एवरेज रेनफॉल कितना है 1150, कई बुकों में 1194 देखने को मिलता है। तो अगर 1194 पर साल पर एनम इतना बारिश हो रहा है एमएम, तो उसको हम कहते हैं क्या? ह्यूमिड रीजन। उससे ज्यादा होता है यानी कि एक ऐसा रीजन जहाँ पे एक साल के अंदर में, एक एनम के अंदर में, एक साल के अंदर में इतना बारिश हो जाता है। कितना बारिश? 1194 या 1150, दोनों डेटा लिखेंगे हम, रखेंगे याद। तो इस बात को याद रखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? खरीफ क्रॉप का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। अब जितने भी खरीफ क्रॉप होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे, फोटो पीरियोडिज्म में पढ़ेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे लाइट के ड्यूरेशन के बारे में, कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट एटमॉस्फेयर में जब हम पढ़ेंगे, मेट्रोलॉजी में पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। आपको अभी याद रखना, मैं ये चीज़ें पूछूंगा फिर मेट्रोलॉजी में, आप चीज़ ये भूलना मत कि शॉर्ट डे प्लांट जितने भी खरीफ होते हैं वो कैसा होता है? शॉर्ट डे प्लांट होती है जिनकी लाइट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। कितना कम होती है वहां पे बात करेंगे, क्लियर है? थोड़ी बहुत सस्पेंस आपके मन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जानना है तो थोड़ी बहुत आप हाथ मारिएगा, नहीं जानना है तो आप मेरे साथ चलिए, ईमानदारी के साथ चलिए, हाथ पकड़ के ले चल रहे हैं। एक जगह पे आपको बढ़िया जगह पे ले जाकर छोड़ेंगे जहां से आपका रास्ता सिलेक्शन का होगा। उसके बाद इसमें शॉर्ट डे प्लांट की अगर हम बात करें कि जितने भी खरीफ सीजन होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। अब यहाँ से दो चीजें आपकी बन गई। क्या बन गई? एक तो मेज, सोयाबीन, sorghum, ग्राउंडनट, उड़द, कॉटन और शुगरकेन। अगर आपसे पूछे कि ये जितने क्रॉप आपने बताया ये कैसा क्रॉप है, तो आप एक बता दोगे कि ये शॉर्ट डे प्लांट है, आप ये बता दोगे कि रबी खरीफ सीजन है। क्लियर हो गया? तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। खरीफ, रबी, जायद अरेबिक शब्द से लिया गया। ऑल्सो मानसून शब्द भी अरेबिक से लिया गया। इसका मतलब होता है मानसून क्रॉप।
इसका मतलब होता है ऑटम सीजन। सोइंग की बात करें जून जुलाई, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आफ्टर 3 से 4 मंथ बाद तो अक्टूबर नवंबर। उसके बाद खरीफ सीजन की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये वार्म सीजन एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को अपना प्रिपेयर करती है, अपना प्रायोरिटी देती है। जितने भी खरीफ सीजन होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। अदरवाइज याद रखेंगे कि मेज, sorghum, सोयाबीन, ग्राउंडनट, उड़द, कॉटन और उसके साथ साथ शुगर केन, ये सब खरीफ सीजन के क्रॉप है। इट इज क्लियर। कमेंट में बताते चलिएगा, फीडबैक बताते चलिएगा। देखो मेरा कभी मानना ये नहीं है कि 50 लोग देख रहे हैं या 1 लाख लोग देख रहे हैं या 50 लोग देख रहे हैं या 2 लोग देख रहे हैं या 1 लोग देख रहे हैं। मैं मानता हूँ कि अगर मेरे व्यूज एक ही आते हैं, एक ही लोग अगर बढ़िया से पकड़ के चल रहा है मेरा हाथ, तो मैं बढ़ाते चला जाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे व्यूज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्लियर है? चलिए, क्लियर होना चाहिए भी। नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पैटर्न किस तरह से रखा जाए। आते हैं रबी सीजन। रबी सीजन की बात करते हैं तो इसको हम विंटर सीजन के नाम से जानते हैं, इसको ऑटम सीजन के नाम से जानते हैं। अच्छा एक मिनट, ऑटम इधर भी था, ऑटम सीजन इधर थोड़ा सा एडिशन करेंगे। ये ऑटम सीजन नहीं, स्प्रिंग सीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्प्रिंग सीजन के, बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। इस बात को थोड़ी बहुत हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो हमें याद रखना है कि जो हमारे पास, अच्छा जायद हो गया, रबी में है हम लोग, रबी में बात कर रहे हैं। रबी में क्या बात कर रहे हैं कि ये ऑटम सीजन थोड़ा सा काटना है, इसे स्प्रिंग सीजन के नाम से भी जानते हैं। सोइंग डेट की बात करते हैं तो नवंबर से अक्टूबर दिसंबर। अच्छा याद आ रहा है क्या? हमारे पास खरीफ नवंबर तक समाप्त होती है, फिर उसके बाद हमारा रबी सीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो नवंबर, दैट मीन्स आफ्टर जस्ट एंडिंग ऑफ खरीफ। तो जैसे ही खरीफ समाप्त होता है हमारे पास नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो रबी नवंबर से दिसंबर तक सोइंग पीरियड स्टार्ट होता है कि इस समय पे आप बुआई कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग तो वहीं 4 मंथ ऐड कर लीजिए, वहीं 3 मंथ ऐड कर लीजिए। तो दिसंबर से जनवरी फरवरी, सॉरी नवंबर से जनवरी फरवरी ये हो जाएगा। नवंबर से दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मंथ हो गया। हो गया क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें और दिसंबर से ऐड करते हैं तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हो गया। तो ये 3-4 मंथ का जो सीजन होता है उसी को हम क्या देते हैं, तो इस बात पे याद रखिएगा। रबी सीजन का रिक्वायरमेंट क्या होता है? रबी सीजन का रिक्वायरमेंट होता है कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट दैट मीन्स कि ऐसा एरिया, एक ऐसा जगह जहाँ पे ज़्यादा हमें टेम्परेचर, ज़्यादा हमें तापमान ना मिले। क्योंकि रबी सीजन जो है ये मार्च फरवरी, जो सोइंग करेंगे नवंबर दिसंबर में, और उस समय विंटर का सीजन रहता है, ठंडी का सीजन रहता है। तो क्रॉप को किस समय ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगा, किस समय ज़्यादा क्लाइमेट फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगा? जब ग्रोइंग करेगा, जब मैच्योर हो जाएगा, जब उसे हार्वेस्ट करेंगे उस समय तो हमें चाहिए ही नहीं, किसी भी प्रकार का क्लाइमेट हो हम हार्वेस्ट कर लेंगे। जो मेजर क्लाइमेट चाहिए वो कब चाहिए? सोइंग से लेकर मैच्योरिटी तक चाहिए। तो हार्वेस्ट हम उस क्लाइमेट पे करते हैं। तो कई लोग ये नहीं सोचना कि मार्च में तो गर्मी आ जाती है, उस केसेस पे हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि जब हम स्विंग करेंगे इस प्रकार के सीजन होना चाहिए। अमूमन जनवरी फरवरी हमारे पास कोल्ड रीजन होता है, मतलब ठंडा रीजन होता है। उस रीजन में हम ग्रो करते हैं, उसे हम रबी क्रॉप कहते हैं। अच्छा एक चीज और, जितने भी खरीफ था वो शॉर्ट डे प्लांट था, तो जितने भी रबी है वो लॉन्ग डे प्लांट होगा। जितने भी रबी है वो क्या होगा? लॉन्ग डे प्लांट होगा। तो आपसे पूछे कि रबी क्रॉप या रबी सीजन में जितने भी क्रॉप आते हैं वो कैसा है, तो याद रखेंगे लॉन्ग डे प्लांट होता है। अच्छा आप कंफ्यूज मत होइएगा कि लॉन्ग डे क्या है, शॉर्ट डे क्या है, ये हम बात करेंगे आगे, इसी में बात करेंगे। शायद हो सकता है तो कार्बन फिक्सेशन के बेसिस पे बात करेंगे, इसमें आपको परेशान नहीं होनी चाहिए मेरे अनुसार से। अब इसके अंदर में वीट आ गया, बार्ले आ गया, मेज आ गया, टोबैको आ गया, ओट आ गया, यानी कि गेहूं, जौ, मक्का, तंबाकू, जई। देखो अब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी है, तो जो आप चाहते हो उसमें आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। तो हमारे पास लॉन्ग डे प्लांट जितने भी होते हैं वो खरीफ सीजन का होता है, या फिर हम ऐसे कह दें कि खरीफ सीजन के जितने भी क्रॉप होते हैं वो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट जितने भी खरीफ क्रॉप होते हैं, या फिर हम ऐसे कह दें कि जितने भी खरीफ क्रॉप होते हैं वो सारा शॉर्ट डे प्लांट होता है। तो यहाँ से एक तीर से हमने 2 निशान लगा लिए, 2 चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट करते चले जाइएगा, एक एक पॉइंट को लिखते चले जाइएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है एक एक पॉइंट को समझना। अब यहाँ पे आते हैं जायद सीजन की तरफ। जायद सीजन जिसे हम समर सीजन के नाम से जानते हैं। अब देखो एक चीज़, ऐसे तो इंडिया में बताया जाता है, इंडिया में नहीं बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट का मानना है कि जब आप 2 सीजन यूज करते हो रबी और खरीफ, तो देन आपको जायद को ब्रेक देना चाहिए। जैसे हम कंटिन्यूअसली बहुत काम करते हैं तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं अपने एनर्जी को थोड़ा सा, जो स्टोरेज एनर्जी है उसे और बचाना, कि ताकि ये खपत ना हो, चूंकि आगे हमें फिर यूज करना, इसीलिए ब्रेक लेते हैं।
लेकिन हमारे पास जो किसान है वो मार्जिनल किसान है, स्मॉल किसान है। इस केसेस में क्या करते हैं कि ब्रेक ना लेकर हम उसको उस जमीन पे कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये सीजन जायद सीजन कहलाता है। इस सीजन का दूसरा नाम समर सीजन। अच्छा, सिनोनिम सबका याद रखिएगा। पहला हमारे पास जो सीजन था खरीफ का, दूसरा हमारे पास रबी, और तीसरा हमारा सीजन जायद का। रबी का सिनोनिम क्या है? रबी का सिनोनिम है ऑटम सीजन और उसके साथ साथ मानसून सीजन। खरीफ का सिनोनिम है, रबी का सीजन है स्प्रिंग सीजन और उसके साथ साथ विंटर सीजन। जायद का सिनोनिम या फिर अनदर नेम होगा समर सीजन। आते हैं अब सोइंग में। अच्छा, आपने हार्वेस्टिंग कब किया था? हार्वेस्टिंग किया था आपने मार्च में। किसके? तो रबी का। तो वहीं से स्टार्ट होगा ना जायद, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मार्च से लेकर अप्रैल तक तो हम सोइंग करेंगे इन बिटवीन। इसके बीच में आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन हार्वेस्ट करना है तो फिर वही बात, आप 4 मंथ 3 मंथ जोड़ लो। लेकिन जायद में ना हम शॉर्ट ड्यूरेशन को लगाते हैं, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लगाते हैं। आगे आप पढ़ोगे कैच क्रॉप क्या होता है, तो उस कैच क्रॉप में हम आपको बताएंगे कि कैच क्रॉप का मतलब है कि क्रॉप जब हमने लगाया तो उस सीजन में क्या हुआ, हार्वेस्टिंग से 1-2 मंथ पहले हमारा क्रॉप किसी भी तरह से डैमेज हो गया, तो जो हमारे पास जमीन बचा है, जो हमारे पास सीजन बचा है, उस सीजन में हम शॉर्ट डे प्लांट लगा लेते हैं। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले प्लांट लगा लेते हैं, तो हमारा वह जो एरिया है यूटिलाइज हो जाता है। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, इसे क्लाइमेट कैसा चाहिए? तो वार्म क्लाइमेट चाहिए और ड्राई क्लाइमेट चाहिए। ड्राई यहाँ पे क्यों कहा हमने? ड्राई इसलिए कहा क्योंकि इस समय बारिश नहीं हो रही है। इस समय हमारे पास मानसून का कोई सोर्स ही नहीं है। चूंकि खरीफ में तो चलो ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून आ जाएगा, और रबी में नॉर्थ ईस्ट मानसून आ जाएगा। जायद में अभी तक कोई मानसून का रिक्वायरमेंट नहीं आता है। तो इस सीजन में हमारे पास ड्राई एरिया होता है, तो इसे हम ड्राई क्लाइमेट कह देते हैं। इसे हम वार्म क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट कह देते हैं। अच्छा, क्लाइमेट थोड़ी सी ये देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जितने भी लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, जितने भी जायद सीजन के होते हैं, वो भी लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, सरसों हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले क्रॉप जायद सीजन में ग्रो किए जाते हैं। तो आई होप आपको इंडिया का सीजन आपको पता होगा कि कितने हैं और आपको याद हो चुका होगा। आगे चलते हैं। अगला क्लासिफिकेशन हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन हम सब जानते हैं, 2 टर्म होते हैं एग्रीकल्चर में, काफी कंफ्यूजन, बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पोलिनेशन होता है, एक फर्टिलाइजेशन होता है। पोलिनेशन का मतलब होता है कि सिर्फ मेल पार्ट को फीमेल पार्ट के पास पहुंचा देना, मेल पार्ट को फीमेल पार्ट के पास पहुंचाना, वो पोलिनेशन होता है। अब उसके साथ जब F1 F1 कह रहे हैं, जब उसके साथ मेल और फीमेल मिलेगा, जो हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो काम करेगा, उसके साथ साथ उसमें जो जाइगोट बनेगा, मतलब उसके क्रॉसिंग के बाद, तो वो फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट प्रोसेस, पोलिनेशन इज द पार्शियल प्रोसेस, यानी कि एक जगह को दूसरे एक जगह पे मिला देना। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन कहेंगे। क्लियर है? तो पोलिनेशन का मतलब होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अच्छा, इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा ना फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट समझना पड़ेगा। कैसे समझेंगे इसको समझते हैं। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि फ्लावर 2 भागों में डिवाइड रहता है। एक एसेसरी पार्ट, या हम कह सकते हैं सहयोगी भाग, एक हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रजनन जो भाग होते हैं वो। जो एसेसरी पार्ट होते हैं वो पेटल होता है, सेपल होता है। पेटल के ग्रुप्स को हम कैलिक्स कहते हैं और सेपल को ग्रुप्स को हम क्लोरा कहते हैं। उसके साथ साथ ये एसेसरी पार्ट है, उसके साथ साथ जो पेडिकल है, जो थैलेमस है, ये सब एसेसरी पार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव, तो रिप्रोडक्टिव भी 2 पार्ट के, 2 भागों, दो लोगों का, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो स्टिग्मा, स्टाइल और उसके साथ साथ ओवरी, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल। इस बात को याद रखेंगे, ओवरी फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल हमारा सीड का फॉर्मेशन करेगा। और इस तीनों को हम कह सकते हैं गाइनोसियस, पिस्टिल और कार्पेल। इस बात को याद रखेंगे। फिर मेल पार्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो मेल पार्ट हमारा एंथर और फिलामेंट। देखो, एंथर तो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स, पोलन को, लेकिन फिलामेंट सिर्फ एंथर को एक हाइट प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? एंथर को एक हाइट प्रोवाइड कराता है स्टिग्मा के बराबर कर, तभी जाकर ट्रांसफर हो सकता है। उस केसेस में फिलामेंट का काम होता है सिर्फ एंथर की हाइट को डेवलप करना, कि ताकि वो स्टिग्मा के बराबर आ जाए। इस केसेस को हम कहेंगे स्टेमन, यानी कि फीमेल पार्ट, मेल पार्ट। और मेल पार्ट को हम एंड्रोसियस भी कहते हैं। एंड्रोसियस मेल पार्ट, गाइनोसियस फीमेल पार्ट,
गाइनोसियस के साथ साथ पिस्टिल और कार्पेल, ये हम कहेंगे किसको, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट की अगर हम बात करें तो मेल पार्ट हमारा कौन कौन से हो जाएगा, पहला तो ये होगा हमारे पास एंथर, जो पोलेन का फॉर्मेशन करेगा, फिलामेंट जो एंथर को सपोर्ट करेगा। अब एंथर जो पोलेन का फॉर्मेशन करेगा, यही पोलेन एक जगह से, कहाँ से, तो एंथर से कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा, और स्टिग्मा के अंदर एक पोलन ट्यूब होता है, उस ट्यूब के माध्यम से ओवरी तक जाता है, और फिर ओवरी से ओव्यूल में जाता है, फिर वहाँ एक क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, फर्टिलाइजेशन से फिर इंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और उसके साथ साथ सीड कोट बनता है। ये हम जब सीड स्ट्रक्चर बनेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत बारीकी से ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे। देखो, पढ़ाना अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के एक साथ इंक्लूड कर दूँ तो आपको लगेगा कि यार इस बंदे के पास तो बहुत नॉलेज है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब सब्जेक्ट हमने अलग अलग बांटा है, जब हमने क्लासिफिकेशन अलग अलग किया है क्रॉपों का, तो सिर्फ यहाँ पे वही पढ़े जो हमें जरूरी है, फिर वहाँ पे वो पढ़ेंगे जो हमें वहाँ पे जरूरी होगा। हमें तो चलो पता है कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, लेकिन शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ का टॉपिक यहाँ पे, वहाँ का टॉपिक वहाँ पे पढ़ेंगे। परेशान नहीं होना है, एक एक पोर्शन को क्लियर करते हुए चलें। तो पोलिनेशन ये होता है। अब जैसे पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा के पास, पोलन ट्यूब के माध्यम से नीचे जाएगा, वो स्टाइल की हेल्प लेते हुए। यहाँ पे जो पोलन होते हैं उसमें दो सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट सेल होता है, एक हम कह सकते हैं जनरेटिव सेल होता है। ये जनरेटिव सेल एक सेल के साथ मिलकर इंडोस्पर्म एक सेल के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो याद रखेंगे एक सेल के साथ मिलकर एम्ब्रियो बनाता है। और फिर जो वेजिटेटिव पार्ट है वो, उसके अंदर जो पोलर वाले सेल होते हैं, जो न्यूक्लियस सेल होते हैं, कोशिका होते हैं, उसके साथ मिलकर इंडोस्पर्म बनाते हैं, जो भोजन प्रोवाइड कराता है किसको, किसको, एम्ब्रियो को, स्टोरेज ऑफ फूड है। और उसके साथ साथ जो इंटेंगुमेंट होता है, वो इंटेंगुमेंट बदल कर सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये पोलिनेशन हमने आपको थोड़ी बहुत समझा दी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस केसेस पे पोलिनेशन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के पोलिनेशन होता है। पहला सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेशन या ऑफन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब है कि जब पोलन खुद से, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से खुद से चला जाएगा कहाँ पे, स्टिग्मा पे, उसे हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, इस चीज को खुद से मतलब अपने ही प्लांट पे एक दूसरे के साथ, मतलब अपना ही प्लांट है, उस पे मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट जब फीमेल पार्ट के पास जाता है किसी भी माध्यम से, चाहे वो इंसेक्ट के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, विंड के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जा रहा है लेकिन सेम ही प्लांट है, उसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है। उसके बाद एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है, अच्छा 95% यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होगा, 5% क्रॉस पोलिनेशन का संभावना हो सकती है। 5% क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। अब एक आता है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। ऑफन क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है कि ये हमेशा तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, 5 से 30% तक मतलब क्रॉस हो जाएगा, और उससे बचे हुए जो 35 से 65% होगा, वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा क्रॉस पोलिनेशन होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। अब आते हैं सेल्फ पोलिनेशन की तरफ। सेल्फ पोलिनेशन जिसमें हमने आपको बताया कि स्टिग्मा से जो स्टिग्मा है वो स्टाइल पे पहुंचेगा, मतलब सॉरी याद रखेंगे कि जो पोलन है, ठीक है, वो एंथर टू स्टिग्मा पे पहुंचेगा सेम प्लांट में। ये थोड़ा सा डिफिनेशन करते हैं। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा, कहाँ पहुंचेगा, स्टेमन टू स्टिग्मा ऑन द सेम प्लांट, उसे हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, और इसी को हम एटोगैमी कहते हैं। अच्छा, एक और टर्म आता है जिनेटोगैमी। जिनेटोगैमी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या होता है, क्लियर है, कमेंट में बताना जरूर है कि क्या होगा। 5% से कम क्रॉस पोलिनेशन हो सकता है, लेकिन 95% सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। ठीक है, इसे ऑटोगैमी के नाम से भी जानते हैं। जब एक फ्लावर है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, लेकिन फ्लावर एक ही है। इस बात को याद रखें, इसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। व्हीट, राइस, बार्ले, जिसे व्हीट को हम गेहूं कहते हैं, राइस को हम चावल कहते हैं, बार्ले को हम जौ कहते हैं, पी को हम मटर कहते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल जो हो जाएगा सेल्फ पोलिनेशन का हो जाएगा। क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन को हम एलोगैमी के नाम से जानते हैं। क्रॉस पोलिनेशन कुछ नहीं है, किसी विंड के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। क्रॉस पोलिनेशन में सेल्फ पोलिनेशन होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि क्रॉस का मतलब ही है दूसरे पे जाना।
तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पे 100% क्रॉस पोलिनेशन होगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, जैसे कि परमिलेट हो गया, जैसे कि मेज हो गया, जैसे कि लुसर्न हो गया, इसको हम याद रखेंगे, क्रॉस पोलिनेशन के अंदर में जानते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। क्या आता है जी? ऑफन क्रॉस पोलिनेशन। ऑफन क्रॉस पोलिनेशन का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि मेनी जो सेल्फ पोलिनेशन स्पीसीज है वो कुछ केसेस में क्रॉस पोलिनेशन भी करता है। कितने केसेस में? तो 5 से 30% क्रॉस पोलिनेशन करता है। तो सेल्फ पोलिनेशन तो 65% हो गया, कुछ परसेंटेज में ये क्या कर रहा है? तो क्रॉस भी कर रहा है। ऐसे प्लांट को हम इंटर पीरियड प्लांट भी कहते हैं, यानी कि दोनों के बीच का प्लांट है, मतलब कुछ सेल्फ कर रहा है, कुछ हमारे पास क्रॉस कर रहा है। इसको ऑफन क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। और इसमें सुटेबल एग्जाम्पल है कॉटन, सोरगम, टोबैको और उसके साथ साथ टोबैको साफ्लावर। ये सब जो एग्जाम्पल होता है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन का होता है। इस बात को हमें याद रखनी है। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं किस पे? अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। सीजन नहीं कह सकते, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइट। क्या कह सकते हैं? ड्यूरेशन ऑफ लाइट। अब ड्यूरेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? यानी कि जो लाइट है, जैसे हम सोलर रेडिएशन जब पढ़ेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट और उसके साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये सारे पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट होता है, मतलब प्लांट जो है वो उसका फ्लावरिंग कुछ लाइट की रिक्वायरमेंट मांगती है। अब जब लाइट की रिक्वायरमेंट मांगती है तो बताती है कि हमें इतने घंटे तक लाइट चाहिए, हमें इतने घंटे तक लाइट चाहिए, तब जाकर हम फ्लावरिंग कर पाएंगे। अदरवाइज अगर उसको आप लाइट नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो वो फ्लावरिंग नहीं करता। उस केसेस को हम कह देते हैं कि ये ड्यूरेशन ऑफ लाइट की मांग कर रही है, कितने समय की लाइट है। इसे हम एग्रीकल्चर में, इसे हम टेक्निकल टर्म में फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। फोटो पीरियोडिज्म। देखो एग्रीकल्चर में ना कुछ ऐसे ऐसे टर्म है जो आपको याद रखना है, जैसे हेलियोटॉर्पिज, जैसे कि फोटोटॉर्पिज, जैसे कि फोटो पीरियोडिज। ये सब पार्ट बहुत जरूरी है, जैसे कि साइकोफाइट, जैसे कि हेलियोफाइट, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। तो फिलहाल हम आते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, पीरियोडिज्म का मतलब होता है पीरियड, ड्यूरेशन, समय। लाइट का आने का जो समय है, लाइट जो नीड है, कितने समय तक हमें नीड है, उस अवधि को, उस समय को फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। अब फोटो पीरियोडिज्म जो टर्म है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक वैज्ञानिक थे गार्नर एंड एलार्ड नामक वैज्ञानिक, गार्नर एंड एलार्ड 1920 में ये टर्म देते हैं और ये बताते हैं कि अगर कोई क्रॉप है उसको एक दिन का कितना लाइट चाहिए और वो फ्लावरिंग करना चाह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लाइट पे डिपेंड है और वो बताएगा कि हमें इतनी लाइट की आवश्यकता है। अगर उसको उतनी लाइट मिलती है क्रिटिकल स्टेज से ऊपर तो वो फ्लावरिंग करेगी, अदरवाइज वो अपने फ्लावरिंग को क्या कर देगी? रोक देगी, बंद कर देगी। उस केसेस में हम कह देते हैं कि ये फोटो पीरियोडिज्म कंसेप्ट है। तो याद रखिएगा, फोटो पीरियोडिज्म कंसेप्ट गार्नर एंड एलार्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिन्होंने बताया था कि डे टाइम, इफेक्ट ऑफ द डे टाइम ऑफ फ्लावरिंग क्रॉप, ये क्या कहलाता है? फोटो पीरियोडिज्म कहलाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए, इसके बेसिस पे 3 प्रकार के क्रॉप होते हैं, 3 प्रकार के प्लांट होते हैं फोटो पीरियोडिज्म के बेसिस पे। एक तो होता है शॉर्ट डे प्लांट, एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, एक होता है डे न्यूट्रल प्लांट और एक शॉर्ट डे और लॉन्ग डे के बीच में होता है इंटरमीडिएट प्लांट। इंटरमीडिएट प्लांट को भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट क्या होगा। शॉर्ट डे का मतलब होगा कि अगर कोई प्लांट है, उसको क्रॉप को, मतलब उस प्लांट को फ्लावरिंग के लिए लेस देन 10 से 12, 12 से 14 या फिर 12 घंटे से कम होता है समय, उसे हम क्या देते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। मतलब कितने घंटे? 12 घंटे से कम होगा उसे हम शॉर्ट डे प्लांट कह देंगे। अच्छा, ये शॉर्ट डे प्लांट है, डे इसको 12 घंटे से कम चाहिए, ठीक है? तो 12 घंटे से कम डे चाहिए तो इसका नाइट ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रात ज़्यादा चाहिए, इसलिए टेम्परेचर कम चाहिए इसको, तो इसको हम कहेंगे क्या? लॉन्ग डे प्लांट, मतलब लॉन्ग नाइट प्लांट, लॉन्ग नाइट प्लांट कहेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और जितने भी खरीफ होता है, अब यहाँ पे आ गया ना, जितने भी खरीफ होगा वो शॉर्ट डे प्लांट होगा, जितने भी खरीफ होगा शॉर्ट डे प्लांट होगा। ये बात हमने वहाँ पे पढ़ ली थी। अब आते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट इज नथिंग, लॉन्ग डे प्लांट है कि 12 से 14 घंटे से अगर लाइट ज़्यादा मांगती है, उस केसेस में हम इसे लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। लॉन्ग डे प्लांट में हमें क्या याद रखना है? तो लॉन्ग डे प्लांट में याद रखना है कि जब लॉन्ग डे प्लांट होगा, मतलब दिन ज़्यादा चाहिए, लाइट ज़्यादा चाहिए, तो नाइट कम चाहिए, तो इस केसेस में हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट नाइट रिक्वायरमेंट मांगती है, इसे शॉर्ट नाइट प्लांट भी कहते हैं। और मोस्टली जो खरीफ होते हैं वो लॉन्ग डे होते हैं। उसके साथ साथ जायद के भी कुछ क्रॉप लॉन्ग डे प्लांट के अंदर कंसिडर किया जाता है,
जैसे कि व्हीट हो गया, चिकपी हो गया, मस्टर्ड हो गया, बार्ले हो गया, ओट हो गया, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बात कर ही ली थी। तो आई होप कि ये बात यहाँ ना करना पड़े। अब डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट इज नथिंग। डे न्यूट्रल प्लांट कहता है कि हमें कोई मतलब ही नहीं है, 10 घंटा दे रहे हो लाइट, 15 घंटा पड़ रहा है लाइट, लाइट हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं करेगा हमारे फ्लावरिंग को, उसी को कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। डे मतलब दिन न्यूट्रल, मतलब कोई न्यूट्रल में नहीं चाहिए कि इसको लाइट ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, जितना भी लाइट मिलता है उतना लाइट में ये ग्रो कर लेगा, इसी को हम कहते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। यानी कि डे लेंथ डू नॉट इफेक्ट ऑफ फ्लावरिंग, मतलब उसका जो दिन का अवधि है उसके फ्लावरिंग को कभी भी इफेक्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता, उसे डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। कॉटन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, टोमेटो टोमेटो, ब्रिंजल, चिल्ली, ओकरा, कुकरबीर, पी, मेज, पद्मा एंड उसके साथ साथ जाया वेराइटी, ये सब वेराइटी क्या हो जाएगा, डे न्यूट्रल प्लांट। ये सब वेराइटी क्या हो जाएगा, डे न्यूट्रल प्लांट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया हो। एक इंटरमीडिएट होता है, आपको उतना डीपली में नहीं समझना है, बस इतना समझिए कि मिड डे प्लांट इसे कहते हैं, जो लाइट 12 से 14 घंटे के बीच का चाहिए, उसको हम मिड डे प्लांट कहते हैं, और इसमें शुगर केन आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हम करते हैं। चूंकि सबसे जो अर्थ धरती पे, मतलब अर्थ पे सबसे मेजर जो काम हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। दूसरा काम होता है आयन एक्सचेंज, आयनों का एक्सचेंज होना। क्योंकि जब तक आयन एक्सचेंज नहीं होगा, जब तक हमारा न्यूट्रिएंट प्लांट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, तो वो दूसरा टर्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। बहुत बारीकी से हमने आपको समझाया है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोलिनेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, तो बेस्ड ऑन दी फोटो पीरियोडिस। इस बात को थोड़ी सी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारा फैमिली जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हम पोटेंशियल लगाएंगे, उतना ज़्यादा रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने का कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप है, आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, डाउट सेशन लेते हैं, तो आप वहाँ पे भी डाउट सेशन में जुड़कर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।